हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा आज की क्लास इस चैप्टर की सबसे लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम सीखने वाले हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स को। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। बेटा ये जो क्लास है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम्स के लिए और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है एग्जामिनर का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं बेटा अपना आज का टॉपिक। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, पहली बात तो बात करेंगे कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके जीन जो हैं कहाँ पर होते हैं बेटा? आपके सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जिनके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग इसको डिफाइन करेंगे किस रूप में? हम लोग लिखेंगे दोज डिसऑर्डर विच जीन्स आर प्रेजेंट on sex chromosome are called sex linked disorders। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स क्या हैं। ठीक है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कहाँ पर होते हैं बेटा? उनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ठीक है, अब सर सेक्स क्रोमोसोम तो दो टाइप के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो बेटा जब भी हम पढ़ते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स को ना, तो हम कंसिडर करते हैं कि उसका जीन कहाँ पर है? एक्स क्रोमोसोम पर है। अगर उसका जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है तो उसको हम सीधा सीधा कह देते हैं कि ये क्या है? वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्या है बेटा? वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, जो केवल एक ही सेक्स में होता है, केवल मेल में। ठीक है, अगर बेटा हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम की, जो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक है बेटा, डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हमको सीखना होगा बेटा क्या, कि हम लोग यहाँ पर जो सीखने वाले हैं डिजीज़, वो कौन से डिजीज़ है। हमारे जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं ये कैसे हैं बेटा? डोमिनेंट हैं या फिर रिसेसिव है? तो हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो कौन सा है बेटा? हम लोग सीख रहे हैं रिसेसिव को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो रेसेसिव डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले हमें क्या समझना है? हमें समझना है इसके जीनोटाइप के बारे में। हमें क्या समझना है बेटा? जीनोटाइप के बारे में। सबसे पहले इसका हम जीनोटाइप समझ लेते हैं। अगर इसका हम जीनोटाइप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के कॉन्सेप्ट को सीखने में हमको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो बेटा देख, ये क्या है? रेसेसिव है। रेसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब कब होता है? वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं बेटा, हमारी शुरुआत होती है कहाँ से बेटा? हमारी शुरुआत होती है एक्स क्रोमोसोम से। ये एक्स क्रोमोसोम है, इस पर कोई जो है म्यूटेटेड जीन उपस्थित नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये क्या पर्सन कैसा होगा? ये होगा नॉर्मल फीमेल। दो एक्स क्रोमोसोम हैं, कैसा होगा बेटा? ये फीमेल होगा। हाँ सर ठीक है। अब चलते हैं बेटा यहाँ पर, इस पर मान लो एक डिफेक्टेड जीन है, दूसरे वाले पर जो है वो नॉर्मल जीन है। तब क्या होगा बेटा? तब ये होगी बेटा फीमेल जो है वो अफेक्टेड तो नहीं होगी, फीमेल नॉट अफेक्टेड बट इट इज कॉल्ड कैरियर। इसको क्या कहा जाएगा बेटा? इसको कहा जाएगा कैरियर। ठीक है, हिंदी में इसको आप कहते हो ये वाहक है। अच्छा, अब मान लो बेटा कंडीशन ऐसी हो जाए, होमोजाइगस कंडीशन हो। देखो इस पर भी वो म्यूटेटेड जीन है, इस पर भी म्यूटेटेड जीन है। यानी अब क्या हो, देखो बेटा यहाँ पर ये नॉर्मल था, नॉर्मल वाला इसके एक्सप्रेशन को होने नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाला डोमिनेंट की तरह काम कर रहा था और ये जो डिफेक्टेड जीन है किसकी तरह काम कर रहा था? रेसेसिव। अब लेकिन जब दोनों रेसेसिव हो गए तब तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना बेटा। तो अब ये क्या होगी बेटा? अब ये होगी अफेक्टेड फीमेल बेटा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो क्रोमोसोम जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ दोनों किसके हैं? फीमेल के हैं। अब चलते हैं बेटा आगे, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे मेल के बारे में। ये तो कॉन्सेप्ट किसके थे? ये कॉन्सेप्ट थे फीमेल के। अब चलेंगे बेटा मेल के बारे में। अगर मेल जो है वो XY है, ठीक है, इस पर कोई जो है डिफेक्टेड
या फिर कोई म्यूटेटेड जीन उपस्थित नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे बेटा क्या, हम लिखेंगे इसको नॉर्मल मेल। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल मेल कहेंगे। ठीक है सर। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए एक्स वाई, अब क्या कहोगे बेटा इसको, अब ये क्या कहोगे, इसको आप कहोगे अफेक्टेड मेल। क्या कहोगे आप इसको कहोगे अफेक्टेड मेल। ठीक है। तो ये हो गई बेटा बात किसकी, ये हो गई बात हमारे जीनोटाइप की। अब बात करते हैं हम लोग रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं आप सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब क्या होते हैं ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स, आइए देखते हैं। देखिए रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। एक डिसऑर्डर है बेटा क्या हमारा, एक है हमारा हीमोफीलिया। क्या है बेटा, एक हमारा हीमोफीलिया है। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारा जो है वो है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। क्या है बेटा हमारा दूसरा टॉपिक होगा हमारा कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है सर। तो बेटा देखो हीमोफीलिया क्या है, इट माइट बी लीथल मतलब ये जानलेवा हो सकता है। किसी को अगर हीमोफीलिया है तो उसकी जान जा सकती है, यानी हीमोफीलिया जो है ना वो क्या होता है बेटा, लीथल होता है। ठीक है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये क्या होता है बेटा, नॉट लीथल, ये लीथल नहीं हो सकता। यानी अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है बेटा तो वो मरेगा नहीं। ठीक है। लेकिन किसी को अगर हीमोफीलिया है तो वो उसकी क्या हो सकती है बेटा, उसकी हो सकती है डेथ। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी क्या है आपका बेटा, रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं ऐसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में अगर जो फीमेल है, अगर फीमेल अफेक्टेड है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बात मैंने पेडिग्री वाले पार्ट में भी बोली थी कि अगर कोई फीमेल है वो अफेक्टेड है तो उसके सारे मेल चाइल्ड जो होंगे ना वो भी अफेक्टेड होंगे। तो क्या लिखोगे, इफ़ फीमेल इज अफेक्टेड, इफ़ फीमेल इज अफेक्टेड, इफ़ फीमेल इज अफेक्टेड, if female is affected then all male childs are affected। क्योंकि देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा जो है बेटा, ये मान लो अफेक्टेड मेल है, इसमें वाई क्रोमोसोम तो इसके फादर से आया होगा, क्योंकि मेल में ही होता है वाई क्रोमोसोम, ये इसके फादर से आया होगा। ये अफेक्टेड वाला जीन कहाँ से आया है, ये तो इसकी मदर से ही आया है ना। तो अगर कोई मदर है वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड होगी तो वो ऐसे होगी। ठीक है। अब उसमें को क्या चांसेस है, उसमें यही चांस है ना, ये तो एक्स क्रोमोसोम ये वाला बच्चों में जाए, उनके लड़कों में जाए, या फिर ये वाला उनके मेल बच्चों में जाए। ठीक है। तो दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही अफेक्टेड हैं, दोनों ही जीन क्या है बेटा, दोनों ही जीन म्यूटेटेड है। तो चाहे ये वाला जाएगा तब भी इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ये जाएगा तब भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल एकदम ठीक है। अगर हम चाहते हैं बेटा, अगर हम चाहते हैं कोई फीमेल जो है वो कहाँ से आए बेटा, कोई फीमेल जो है वो अफेक्टेड आए, तो अफेक्टेड फीमेल तब आएगी ना जब उसमें से आने वाला एक्स क्रोमोसोम जो मेल से आ रहा होगा वो भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो हम क्या लिखते हैं बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि टू ब्रिंग अफेक्टेड फीमेल, टू ब्रिंग affected female father should be affected, फादर कैसा होना चाहिए बेटा, अफेक्टेड होना चाहिए, एंड मदर इज एटलीस्ट कैरियर, माँ भी कैसी होनी चाहिए बेटा, एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए। तो फीमेल क्या हो जाएगी बेटा, अफेक्टिव आ जाएगी। ठीक है। फीमेल मतलब अफेक्टेड आ जाएगी। तो ये दो बातें हमको याद रख के आगे काम करना होगा जब हम इसके क्रॉस बनाएंगे तब। ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई किसकी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस क्या थी, सेक्स लिंक
डिसीजेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली बेटा। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हीमोफीलिया की, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसको, कलर ब्लाइंडनेस को। और फिर ये चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आज से इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे किसको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, एक मिनट बेटा, ज़रा चेक कर लेता हूँ सब ठीक है। हाँ ठीक है बेटा सब। चलो देखो, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। पहली बात तो हीमोफीलिया क्या है, इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है बेटा, ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो पहली बात क्या करेंगे, पहली बात ये लिखेंगे कि इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड, इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं इसके एलील्स के बारे में। क्या देखेंगे बेटा, इसके एलील्स के बारे में देखेंगे। देखिए इसके एलील्स कैसे होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा है तो इसको क्या कहोगे बेटा, ये है आपका नॉर्मल विदाउट हीमोफिलिक जीन। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये आपका जो है ना, अगर मैंने ऊपर एच लिख दिया तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये हीमोफिलिक है। जीन के बजाय एलील लिख दो। ठीक है, ये क्या है बेटा, नॉर्मल विदाउट हीमोफिलिक एलील है, यानी कि हीमोफिलिक एलील नहीं है ये। और ये क्या है बेटा, ये है आपका हीमोफिलिक एलील। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग इसको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा हीमोफीलिया के बारे में। तो पहली बात है, इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं बेटा कि हीमोफीलिया आई कहाँ से। ठीक है, हीमोफीलिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कहाँ बेटा, लंदन की रॉयल फैमिली में। कहाँ पर, लंदन की रॉयल फैमिली में, क्योंकि वहाँ पर जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं एकदम टॉप पर, ठीक है, वैसे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उनका जो है किंग होता है ना, वो एकदम टॉप पर होता है। वहाँ पर जो क्वीन है, ठीक है, वही वहाँ पर सबसे मेन मानी जाती हैं। ठीक है, तो बेटा इसको कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, इसको ऑब्जर्व किया था गया था लंदन की रॉयल फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, it is first observed in royal family of London, in royal family of London in Queen Victoria। ठीक है, और ये क्वीन विक्टोरिया क्या थी, ये थी कैरियर बेटा। इस बीमारी के लिए क्या थी, ये कैरियर थी। ठीक है, अब कैरियर का क्या मतलब है, कैरियर का मतलब है कि इनके अंदर के क्रोमोसोम कैसे रहे होंगे, इनके अंदर के क्रोमोसोम कुछ ऐसे रहे होंगे। ठीक है, कैरियर थी। अगर हीमोफिलिक होती तो दोनों में क्या होता है, एच होता है। ठीक है, इनको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा अगर इनके मेल चाइल्ड में, तो वो सारे के सारे मेल चाइल्ड कैसे होंगे बेटा, वो आपके हीमोफिलिक होंगे। ठीक है, अभी आपने देखा। अब बात करते हैं बेटा हीमोफीलिया में होता क्या है, व्हाट हैपन इन हीमोफीलिया, व्हाट हैपन इन हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया के टाइम पर क्या होता है। ठीक है, हीमोफीलिया के टाइम पर क्या होता है, हीमोफीलिया के टाइम पर क्या होता है, ये समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या होता है। तो देखो, अगर कोई एक पर्सन है, क्या है बेटा, कोई एक पर्सन है XYZ, मैं ही हूँ, मुझे क्या हो जाए, मुझे हो जाए बेटा इंजरी, मुझे क्या हो जाए, इंजरी हो जाए। ठीक है, ठीक है सर।
अब ध्यान सुनिए बेटा, इंजरी हो जाएगा तो मान लो मुझे कोई सडन इंजरी होती है, अचानक चोट लगती है, तो मुझे ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? मुझे ब्लीडिंग होगी, यानी मेरे ब्लड का फ्लो होगा। ब्लीडिंग होने का मतलब क्या हो रहा है बेटा? ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे जहाँ चोट लगी है वहाँ पर अगर लगातार ब्लड बहता रहा तो वहाँ हमारी बॉडी से क्या होगा? हमारी बॉडी से तो ब्लड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा? ब्लड का लॉस होता है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब हमारे इंजरी होती है ना, तो हमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड बहुत ज़्यादा ना बह जाए, इसके लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म काम करता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने के टाइम पर कौन काम करने लग जाता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। क्या काम करता है? हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाता है एक्टिव। क्या हो जाता है बेटा? एक्टिव हो जाता है, और वो ब्लड को वहाँ पर क्या करा देता है? वो वहाँ पर ब्लड के क्लॉट बना देता है। ब्लड के क्लॉट बन जाने से क्या होता है बेटा? ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये होती है बेटा नॉर्मल बात। अब बात करते हैं किसकी बेटा? अब बात करते हैं हीमोफिलिक पर्सन की। हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे हीमोफिलिक पर्सन के बारे में। ठीक है, तो चलो देखो हीमोफिलिक पर्सन में क्या होता है। अगर कोई हीमोफिलिक पर्सन है, उसको क्या होती है बेटा? उसको होती है इंजरी। ठीक है, उसको होती है इंजरी। इंजरी होने पर क्या होगा बेटा? इंजरी होने पर उसका ब्लड फ्लो होगा। हाँ सर, होगा। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या एक्टिव होगा? उसके अंदर एक्टिव होगा बेटा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। क्या एक्टिव होगा? उसके अंदर एक्टिव होगा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। अब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म कैसे फेल हो जाता है यहाँ पर, वो सुनो। यहाँ पर क्या एक्टिव हुआ? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। ठीक है सर, अब बात को सुनेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म के बारे में। देखिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म क्या है बेटा? जब हमें कहीं चोट लगती है ना, तो हमारे ब्लड का क्या होता है? फ्लो होता है। ब्लड का फ्लो होता है तो बॉडी क्या करती है? एक मैकेनिज़्म इवॉल्व कर दी है, जिससे क्या होता है बेटा कि जो ब्लड आपका बह रहा है, आपको चोट लगी है, यहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लड का वहाँ पर क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है। ये नेचर ने इवॉल्व किया है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। देखो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं बेटा? 13 फैक्टर्स और इन्वॉल्व्ड। ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, इस ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कितने इन्वॉल्व होते हैं बेटा? 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। बात समझ आई बेटा? 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ये काम करवाने के लिए। अब होता क्या है, ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, मैक्सिमम क्या होते हैं, ये जो कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ, ये जो आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये मैक्सिमम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो मैक्सिमम ब्लड फैक्टर्स, मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलता हूँ, अच्छा लगेगा। मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपके प्रोथ्रोम्बिन, आपकी फिब्रिनोजेन, वो भी क्या है? नहीं, फैक्टर का ही पार्ट है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये बीमारी पैदा कैसे होती है? ठीक है, तो वो समझते हैं बेटा। होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर पे, अच्छा एक चीज़ में याद रखना कि ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ऑल 13 फैक्टर्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। ऑल 13 फैक्टर्स are related with each other। ये 13 के 13 फैक्टर क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं किससे बेटा? एक दूसरे से। आर रिलेटेड विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? ये रिलेटेड होते हैं। किस मामले में रिलेटेड होते हैं? टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन क्या है? ब्लड को क्लॉट कराना। बाई कैस्केड, बाई कैस्केड पाथवे। कैस्केड पाथवे का मतलब जहाँ पर कई सारी चीज़ें हों और वो आपस में जुड़ी हों, कि मैं किसी और को उकसाऊँ, वो किसी और को उकसाए, वो किसी और को उकसाए, वो किसी और को उकसाए, तब जाके कोई काम हो। तो किसी एक को काम करने के लिए एक चेन बनी हुई है ना। मैं इनको कह रहा हूँ कि जाके यार तुम कर दो, वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब जाके आप कर दो, वो अपने आगे वाले को कह रहा भैया आप कर दो, वो अपने आगे वाले को कह रहा भैया आप कर दो।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे एक कैस्केड सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें जो है ना इंटर रिलेटेड होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है, तो क्या होता है बेटा, जो फैक्टर 8 होता है ना, उसमें क्या हो जाए, उसमें हो जाए म्यूटेशन। क्या हो जाए बेटा, म्यूटेशन हो जाए। फैक्टर 8 में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। फैक्टर 8 में अगर म्यूटेशन हो जाती है तो वो जीन क्या बन जाता है बेटा, हीमोफिलिक बन जाता है। म्यूटेशन के कारण वो कैसा हो जाता है बेटा, हीमोफिलिक जीन बन जाएगा। अब हीमोफिलिक जीन बनने के कारण आपको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये जो फैक्टर 8 है ना बेटा, इसको आप कहते हो बेटा एंटी हीमोफिलिक। एंटी हीमोफिलिक जीन, ये वो जीन है ना जो अपनी बनाई गई प्रोटीन से हीमोफीलिया तो नहीं होने देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इसको हम एंटी हीमोफिलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीमोफिल जीन को ये रोकता है, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा, फैक्टर 8 में म्यूटेशन अगर हो गई तो क्या हो जाएगा बेटा, हीमोफिलिक जीन हो जाएगा। फिर हीमोफिलिक जीन होने का मतलब है कि अगर उसको कब इंजरी हुई, इफ़ इंजरी इज डन, ठीक है, क्या होगा बेटा, उसको एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। क्या लॉस होगा बेटा, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा। अच्छा, अब एक होता है बेटा फैक्टर 9 भी। फैक्टर नंबर 9 के कारण भी क्या देखने को मिलती हैं, म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम। और सबसे खास बात क्या है बेटा, खास बात ये है कि फैक्टर नंबर 9 हो चाहे फैक्टर नंबर 8 हो, ये दोनों कहाँ पर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। तो क्या लिखोगे, बोथ फैक्टर 8 एंड 9 आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक, अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो वो इस 8 या 9 को क्या करेगा बेटा, प्रभावित करेगा। 8-9 को प्रभावित करेगा तो फिर क्या होगा बेटा, तो फिर आपका हीमोफीलिया के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा, हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के टाइप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाइए आप, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। आप हेडिंग डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। अब हीमोफीलिया के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बेटा कितने टाइप देख रहे हो आप, 2 टाइप देख रहे हो। कौन कौन सा, बीच में आप लिख लीजिए आप हीमोफीलिया, ठीक। आगे क्या लिख लीजिए बेटा, हीमोफीलिया के 2 टाइप, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ठीक, देखो हीमोफीलिया ए किसके कारण होती है, अगर फैक्टर 8 में म्यूटेशन आया तो कौन सी होगी, हीमोफीलिया ए होगी। अगर फैक्टर 9 में म्यूटेशन आया तब क्या होगी, हीमोफीलिया बी होगी। तो लिखो, इट इज caused by mutation of a gene, सॉरी विच, हाँ ठीक चल रहा है बेटा, इट इज कॉज्ड बाई म्यूटेशन ऑफ ए जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर 8, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कॉज होता है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे इट इज कॉज्ड बाई
caused by mutation of gene present on mutation of gene which is responsible for फैक्टर 9। ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा। हीमोफीलिया ए जो होती है वो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से होती है, उस फैक्टर 8 में कमी आ जाए कुछ, और फिर हीमोफीलिया बी जो होती है ना वो किसके कारण होती है बेटा, फैक्टर 9 के कारण। और ये कैस्केड सिस्टम के थ्रू चलते हैं, यानी एक जो है वो दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं बेटा इसकी इनहेरिटेंस के बारे में, बात करते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा किसके बारे में, अब बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे बेटा इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया के बारे में। हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया के बारे में। इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया के बारे में देखो, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया कैसे देखेंगे। देखो इधर, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक पर्सन लेते हैं जो मेल है। कैसा है बेटा, नॉर्मल है। देखो क्रॉस और एग्जांपल्स के थ्रू ही इनहेरिटेंस सीख पाओगे। इसका क्रॉस कराते हैं बेटा किसके साथ, इसके लिए लेते हैं एक फीमेल। क्या लेते हैं बेटा, एक फीमेल जो कैसी है, जो कैरियर है, जो कैसी है बेटा, कैरियर है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो ये मेल है, नॉर्मल है तो XY होगा, फीमेल है बेटा, कैरियर होगी तो एक पर होगा दूसरे पर नहीं होगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या कराया बेटा हमने, यहाँ पर कराया हमने गैमेट फॉर्मेशन। क्या कराया बेटा हमने कराया गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, X जो है वो एक अलग स्पर्म में चला गया, Y जो है वो एक अलग स्पर्म में चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हुई, यहाँ पर भी क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ। हाँ सर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी चीज़ें कितनी बनी बेटा, दो, एक बनी होंगी X0 की और एक बनी होगी केवल X की। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये आपका नॉर्मल एलील है। क्या है ये, नॉर्मल एलील है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये आपका हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक एलील है। अब ध्यान से सुनिए, इसका फर्स्ट अगर इससे कंबाइन किया होगा तो क्या बनाया होगा, ये बनाया होगा, यानी ये क्या है बेटा, कैरियर है, और क्या है, फीमेल है। उसके बाद फिर क्या है आपके पास, Y है, Y का इसी X के साथ कराया तो ये क्या हो गया बेटा, X0 Y। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका अफेक्टेड मेल। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पहला इसका दूसरा मैच कराओ, X और X कैसा है सब कुछ, नॉर्मल फीमेल। अब इसका पहला मिलाओ, X0 X। ठीक है, ये क्या है बेटा, कैरियर फीमेल है। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है तो फिर फटाक से वीडियो में जो लाइक का बटन नीचे दिख रहा है दबाओ उसको। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करो। तो बेटा हमारी क्या थी बेटा, ये इनहेरिटेंस थी किसकी, हमने चेक की, हीमोफीलिया की। अब मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ, उसको आप अपने आप से करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाक से सीखते हैं हम लोग किसको बेटा, हम लोग सीखेंगे कलर ब्लाइंडनेस को। चलो देखो, हम लोग बात करते हैं बेटा किसके, हम लोग बात करते हैं होमवर्क्स की। हमारे पास क्या है, हमारे पास अफेक्टेड मेल हो, अफेक्टेड मेल किससे बेटा, हीमोफीलिया से, एंड कैरियर फीमेल हो। ठीक, तब आप बताइए क्या बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल एंड नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल हो, देन क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर हम कहते हैं कि अफेक्टेड क्या हो, अफेक्टेड बेटा मेल हो, अफेक्टेड मेल हो। एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड करना तो। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, अफेक्टेड मेल हो, हमारे पास क्या हो, अफेक्टेड मेल एंड कैरियर फीमेल हो।
एक मिनट, कैरियर अफेक्टेड मेल हो एंड हीमोफिलिक फीमेल हो, देन क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे किसको, कलर ब्लाइंडनेस को। ठीक है, तो रफ करता हूँ बेटा मैं। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग, क्या हम लोग हेडिंग लगाएंगे कलर ब्लाइंडनेस। हम लोग क्या लगाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है बेटा, ये भी एक तरीके का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है, इट इज़ एन सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, होता क्या है बेटा, इसमें होता ये है कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी ना, वो पर्सन क्या करेगा बेटा, वो पर्सन लाल और हरे के बीच में क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, यानी लाल और हरे के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अ पर्सन विच इज affected by a person which is affected by color blindness is unable to distinguish red and ग्रीन कलर, यानी रेड और ग्रीन कलर के बीच में वो डिफरेंस करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है बेटा, रेड एंड ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस है। तो इसके लिए इस कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है बेटा, रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। एक मिनट जरा टाइम देना। तो चलो देखो इधर, देखो होता क्या है बेटा, हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम है, हमारे पास क्या है बेटा, जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन होते हैं, किसके लिए, जीन फॉर कोन सेल्स। ठीक है, कोन सेल्स क्या करती हैं बेटा, ये कलर विज़न में हेल्प करती हैं। क्या होती हैं बेटा, ये कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा बेटा रॉड सेल्स के बारे में। रॉड सेल्स जो होती हैं ना बेटा, वो नाइट विज़न में हेल्पफुल होती हैं। और जो कोन सेल्स होती हैं ना, वो कोन सेल्स किसके लिए होती हैं बेटा, कलर विज़न के लिए होती हैं। इफ़ एनी म्यूटेशन in this gene directly affected the color vision of person, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, जीन होते हैं, किसके लिए, कौन सेल्स के लिए, जो किसके लिए होती हैं बेटा, कलर विज़न के लिए होते हैं। ऐसे ही कुछ सेल्स होते हैं बेटा रॉड सेल्स, जो किसके लिए होती हैं बेटा, नाइट विज़न के लिए होती हैं। अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो ये जीन जो है बेटा क्या करेगा बेटा, ये म्यूटेशन जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, कलर विज़न को, कहाँ पर, पर्सन में। ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं इसके जीनोटाइप की। जीनोटाइप फॉर कलर ब्लाइंडनेस,
हम लोग बात करेंगे उस जीनोटाइप की जो किसके लिए होगा बेटा, कलर ब्लाइंडनेस के लिए होगा। ठीक है, एक्स लिंक्ड डिसीज़ है तो ये लिखा मैंने एक्स कैसा है बेटा, ये नॉर्मल है। क्या है बेटा, नॉर्मल फीमेल है। ठीक है सर, ये क्या है बेटा, देखो ये निशान आ गया ना, ये निशान आ गया, इसका मतलब क्या है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जिस पर क्या है बेटा, ये म्यूटेटेड जीन है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे बेटा, इसको आप कहोगे कैरियर फीमेल। क्या कहोगे, कैरियर फीमेल। अफेक्टेड नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये कैसी डिसीज़ है, ये रिसेसिव डिसीज़ है, यहाँ पर अभी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है ये। अब मान लो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है तो ऐसे, अब क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बेटा आप अफेक्टेड मेल, सॉरी अफेक्टेड फीमेल। क्या हो गया है यार आज हमको। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स लिखता हूँ मैं मेल के लिए, एक्स एंड वाई कैसा है बेटा, ये नॉर्मल मेल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका अफेक्टेड मेल है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसके, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हम लोग क्या चेक करेंगे बेटा, हम लोग चेक करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस को। सपोज करते हैं यहाँ पर हमने लिया बेटा एक मेल जो है कैसा है, नॉर्मल है। मेल कैसा है, नॉर्मल है। यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल कैसी है, फीमेल जो है वो आपकी अफेक्टेड है। ठीक है, मेल अगर नॉर्मल है तो कैसा जीनोटाइप होगा, एक्स वाई। हाँ सर ठीक है। फीमेल अगर अफेक्टेड है कैसा जीनोटाइप होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन क्या होगा, एक्स एंड वाई होगा। इसमें दो टाइप के स्पर्म बने हैं। इसमें क्या बनेंगे बेटा, दो टाइप की ओवम बनेंगे और दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। एक्स नॉट इधर भी है, एक्स नॉट इधर भी है। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ये वाला अगर इससे मैच किया तो क्या बनाया होगा, ये बनाया होगा एक्स और एक्स नॉट। ठीक है, ऐसा बना होगा। क्या है बेटा, ये एक्स एक्स है तो फीमेल है, और एक पर है तो ये क्या है, कैरियर फीमेल है। हाँ सर ठीक है। यहाँ पर कैसा है बेटा, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर भी ये ऐसा ही है। ठीक, ये भी क्या है बेटा, आपका कैरियर फीमेल है। एक बार इसने इसके साथ किया तो ये बना, एक बार इसने इसके साथ किया तो ये बना। अब ये वाला क्या कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, क्या बनाएगा, ये वाला। देखो अब ये क्या है बेटा, ये आपका कलर ब्लाइंड सन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास चांस है कि ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इससे फ्यूज़ कर जाए, तभी क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड क्या होगा, सन होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात लिखाई थी कि अगर जो फीमेल है वो क्या है बेटा, वो अफेक्टेड है तो उसके आने वाले सभी मेल क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर देखो फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, तो आने वाले सभी मेल चाइल्ड कैसे हैं बेटा, उसके अफेक्टेड है, यानी कलर ब्लाइंड हैं। ठीक है, इसको कलर सन नहीं बेटा, इसको कलर ब्लाइंड लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी बेटा। चीज़ें समझ आई हों तो ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बेटा क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। हो सकता है कि थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने में थोड़ा सा एक आध दिन का टाइम लग सकता है। वैसे कोशिश करेंगे कि ना लगे, बट लग गया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अर्जेंट वर्क है, थोड़ा सा हम बाहर हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ टाइम पे मिले अब। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ें टाइम पे आएंगी बेटा, तो सब कुछ ट्रैक पे हो जाएगा। थोड़ा सा आप साथ बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, और हमारा हौसला अपने शेयर के साथ बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट चैप्टर में एक अच्छे टॉपिक्स के साथ में, और वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में बेटा, डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।